हाय फ्रेंड्स। अभिमान अकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में एक से एक इम्पोर्टेंट न्यूज चलती रहती है। इनमें से एक मुद्दा है अपना एमआरसी का। एमआरसी का मैटर क्या है? यह है मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट का। इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने क्या किया है कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनको सरकार ने ज्यादा तवज्जो दी है बजाय कैटेगरी वाइज। यहाँ पर विवाद की स्थिति तब उत्पन्न हो गई जब ओबीसी एससी कैंडिडेट्स को आरक्षण का जो नियम का पालन होना था वो नहीं किया गया। तो क्या ये बात सच है कि वाकई में सरकार ने आरक्षण का अनुपात जो तय मानक होते हैं आरक्षण के उसके हिसाब से नहीं किया है, या कोई और बात है इसमें? क्योंकि इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो सरकार जिस मुद्दे को लाना चाहती थी, क्या सरकार उस मुद्दे को लाने में कारगर रही? क्या वाकई में सरकार जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको तवज्जो देना चाहती थी? क्या ये बात सच है? इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में निर्दोष कुमार के नाम से एक केस पड़ा हुआ था जो सिविल सर्विस के लिए था, उसकी तरफ हमें देखना पड़ेगा। वो केस क्या था? उसमें यह था कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है यदि वह, ये सिविल सर्विस का मैटर था, लेकिन अन्य और भी पिटीशन एमआरसी को लेकर पड़ी हुई है। आपको सबको ज्ञात है कौन कौन सी पिटीशन 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी को लेकर पड़ी हुई है। लेकिन इंपोर्टेंट बात तब थी जब 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी एनसीबीसी जो है अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंच गए और वहां के जो अध्यक्ष हैं प्रजापति जी, उनसे उन्होंने गुहार लगाई कि हमें प्रॉपर जो आरक्षण नियमावली है उसका हमें अनुपात के हिसाब से सही नहीं मिला। लगभग 13 से 14,000 अभ्यर्थी इसमें बताए जा रहे थे कि जिनको मानक के हिसाब से बाहर कर दिया गया। क्या ये बात सत्य है? तो इंपोर्टेंट बात सबसे पहले हमें समझना होगा मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट का मुद्दा शुरू कहां से हुआ। जब 68,500 वाली भर्ती 31,500 भर्ती भरनी थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत, तो सबसे पहले क्या हुआ कि 68,500 की भर्ती आई। जब 68,500 की भर्ती आई तो उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई, और जब उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई उससे पहले से भी कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए थे। वो अभ्यर्थी ये कहकर गए थे कि हमारे नंबर अधिक हैं और फिर भी हमें हमारा गृह जनपद नहीं मिला, क्योंकि हम एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, फिर भी हमें हमारा गृह जनपद क्यों नहीं दिया गया? हमें इतनी दूर दूर तबादले हमारे क्यों किए जाते हैं? हमें इतनी दूर दूर क्यों फेंका जाता है? जब हम परीक्षा में पास करके अच्छे नंबर लाते हैं तब ये जो नियम, हमें इस आरक्षण प्रणाली से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। अब जब सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एक निर्दोष कुमार जो मैं आपको अभी बता रहा था, सिविल सर्विस के संदर्भ में वो केस था। तो उसमें कोर्ट ने ये कहा, देखिए उसमें तो हालांकि जो सिविल सर्विस है उसमें उनके अपने प्रोटोकॉल होते हैं किसका कहां पर है, लेकिन उसको संदर्भ में रखते हुए वो आदेश दिया गया था। मैटर ये था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती पर आ जाता हूं क्योंकि हमारा मुद्दा यही है। उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कोट किया कि जो अभ्यर्थी ज्यादा नंबर लेकर आता है उसको ओबीसी या जनरल का ना समझकर उसको आप युवा कैटेगरी में आप उसको लेंगे, और जनरल कैटेगरी में लेते हुए उसकी आप मेरिट को परखेंगे। यदि उसको उसका गृह जनपद दिया जा रहा है तो उसको उसका गृह जनपद दिया जाए। ये बिना एमआरसी के नियम लागू होता है। अब एमआरसी रूल ये कहता है कि यदि किसी अभ्यर्थी को उसे उसका गृह जनपद चाहिए और यदि वो अभ्यर्थी एमआरसी कैंडिडेट का है तो सबसे पहले उसको आप उसकी कैटेगरी में नोट करेंगे, और मतलब चाहे वो ओबीसी का है तो आप उसको ओबीसी मानेंगे, तब उसको उसका गृह जनपद देंगे। उसके बाद दोबारा में सेकंड पॉइंट, मतलब इसमें क्रम चलता है 1 2 3 4। 1 पर क्या होगा? 1 पर ये होगा, पहले ये देखा जाएगा कि अभ्यर्थी के नंबर इतने हैं कि उसे उसका गृह जनपद दिया जा सके। मान लीजिए अभ्यर्थी के पॉइंट 1 से अभ्यर्थी पिछड़ गया, अब अभ्यर्थी को पर एमआरसी रूल लगाया जाएगा। फिर उससे देखा जाएगा क्या इस अभ्यर्थी के इतने नंबर हैं कि इसे इसका गृह जनपद फिर से उसकी ओबीसी कैटेगरी दी जाएगी। अगर तब भी उसे नहीं मिलता फिर उसको जनरल, फिर उसकी ओबीसी, फिर जनरल, फिर ओबीसी, और ये क्रम लगातार ऐसे घटता रहता है ताकि अभ्यर्थी ये ना कहे कि मैं तो जनरल में वहां नंबर आ रहा था, ओबीसी में वहां आ रहा था। तो ये हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक निर्णय था जिसमें 68,500 वाली भर्ती में कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे अपना गृह जनपद लेने के लिए। लेकिन वो जो आदेश था वो आदेश कुछ इस तरीके से था कि वो जब 69,000 शिक्षक भर्ती पर अप्लाई किया गया तो लगभग 13 से 14,000 अभ्यर्थी ऐसे हुए जिनको ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, पर एक्चुअल में ये उन्हीं के ही भाई बहन थे जो 68,500 वाली भर्ती में कोर्ट चले गए
और लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि एमआरसी रूल में गलत हुआ है सही, क्योंकि कायदे में 50% आरक्षण होता है। और जो जब तक सरकार, देखिए यहाँ पर सरकार की गलती सबसे बड़ी ये रही, क्योंकि हमें अभ्यर्थियों का पक्ष और सरकार का पक्ष दोनों को रखना होता है। यहाँ पर एमआरसी मुद्दे पर सरकार की गलती ये रही कि वाकई में यदि सरकार ने नियमों का पालन सही तरीके से किया है तो सरकार ने वो लिस्ट जो कि प्रदेश लेवल पर लगी थी उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करा? क्योंकि यदि प्रदेश लेवल पर यदि सरकार उसको सार्वजनिक करती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। इसमें यह क्लियर हो जाता कि सरकार ने वाकई में ही जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसको सही से अप्लाई किया नहीं। हालांकि माननीय न्यायालय में अब बार बार इसके ऊपर केस पड़ा, लेकिन अभ्यर्थी वहां से बार बार असफल होकर आ जाते हैं। कुछ न्यायपालिका की देरी भी अन्याय के समान ही है, क्योंकि आपको पता लगता है देरी से मिला अन्याय अन्याय से कम नहीं होता। अभ्यर्थी सिंगल बेंच, डबल बेंच, उत्तर प्रदेश की कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो पहले सिंगल बेंच, हाई कोर्ट, फिर डबल बेंच, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में घूमकर ना आती हो। कोई ही ऐसी भर्ती रहती होगी जो विवादों में ना रहती हो, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती तो ऐसी रही जो पूरे देश में चर्चा का विषय है। अब इंपोर्टेंट बात यह है कि क्या सरकार एमआरसी रूल को अप्लाई करेगी? इंपोर्टेंट बात यह है। अब बात यह है कि सरकार ने तो एमआरसी रूल को लागू कर दिया, लेकिन जिन अभ्यर्थियों को यह लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, क्या उनके साथ न्याय होगा? तो ये निर्णय छोड़ दिया गया है माननीय कोर्ट के ऊपर। अब कोर्ट में केस चल रहा है, कब तक खत्म हो, और जब तक होगा सरकार ने लगभग 69,000 में से 62,000 अभ्यर्थी, 61,000 अभ्यर्थियों की सैलरी रिलीज कर दी, उनको तनख्वाह मिलने लग गई है, तो सरकार उनको तो वापस लेगी नहीं। और यदि कोई सरकार ने गलती करी भी है तो सरकार अपनी गलती क्यों मानेगी? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सरकार, आपको ऐसा लगता है कि सरकार अपनी गलती मानेगी? और सरकार अगर गलती मानती तो अपना सरकारी वकील कोर्ट में लड़ने के लिए क्यों भेजती? अब सरकार ने कोर्ट में वकील भेजा है, वो वहां पर जिरह कर रहा है कि हमारी जो एमआरसी रूल है वो सही लगा हुआ है। और ये बात सत्य है अभ्यर्थियों की कि उन्होंने सरकार को नए लिस्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करी? यदि बात सत्य है सरकार की, तो यहाँ पर यदि गलत हुआ है तो जितने अभ्यर्थी, हम ये नहीं कह रहे किसी अभ्यर्थी को आप नौकरी से बाहर निकालिए, जिनको आपने नौकरी दी ये बहुत अच्छी बात है, रोजगार देना, लेकिन यहाँ पर इंपोर्टेंट एक काम ये बनता है कि यदि सरकार ने किसी के साथ गलत किया है तो सरकार क्यों ना उतने ही पद जोड़ दे। मान लीजिए 13,000 अभ्यर्थियों के साथ जो 50-50 का रेशो होता है, यदि उसके साथ छेड़छाड़ करी गई है तो सरकार क्यों ना उतने ही पद और जोड़ दे थर्ड काउंसलिंग में, कि हम ये लिस्ट सार्वजनिक कर रहे हैं और इतने अभ्यर्थियों के साथ यदि गलत हुआ है तो हम इतने पद यहाँ पर जोड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए सरकार वो होती है जो सबको साथ लेकर चलती है, केवल एक ही कैटेगरी के अभ्यर्थियों का हित यहाँ पर नहीं। दूसरा, कुछ एमआरसी अभ्यर्थियों का विवाद यहाँ भी एक प्रॉब्लम वाला रहा कि अभ्यर्थी जब भी गए वहां पर तो अभ्यर्थियों को वहां भटका दिया गया सचिवालय पर कि आप एमआरसी हो, आप सब। एक तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 10 तरह के मुद्दे हैं, तो अभ्यर्थी जब किसी से मिलने जाते हैं अधिकारी से तो 10 मुद्दों को अलग अलग लेकर जाते हैं। वहां पर अभ्यर्थियों में आपस में लड़ाई रहती है कि ओबीसी अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं कि ओबीसी वाले तुम इतने सिलेक्ट हो गए, एससी वाले तुम इतने सिलेक्ट हो गए, जनरल वाले तुम ज्यादा हो, हम कम हैं, हमारी मतलब कहीं ना, मतलब उनको लड़ना तो चाहिए साथ में आकर, और वो लड़ रहे हैं अलग अलग जाकर। देखिए सरकार से तो लड़ने की आवश्यकता भी नहीं है, सरकार को आपने चुना तभी तो सरकार चल रही है। यदि सरकार आपने बनाई है तो आप अपनी बात को सही तरीके से रखिए, बजाय आपस में लड़ने के। यहाँ पर समय है सबको एक साथ होने का। इंपोर्टेंट ये है कि आपको भी पता है हमको भी कि सरकार अपनी गलती नहीं मानेगी। ना ही यहाँ पर दो बात हो सकती है कि सरकार जितने अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है सरकार उतने अभ्यर्थियों की सीट जोड़े और उनको यहाँ पर नियुक्ति दे। अब सरकार यदि उनको नियुक्ति देगी तो ओबीसी, एससी और पीएच कैटेगरी के अलावा यहाँ पर एक बात ये भी है कि अब यहाँ पर मेन बात यह आई कि 22,000 सीटों को जोड़ना, मतलब जो 68,500 जो भर्ती थी शिक्षक भर्ती, उसकी बची हुई सीटों को 69,000 में जोड़ना इंपोर्टेंट है या एमआरसी मुद्दा? देखिए यदि सरकार 22,000 सीटों को जोड़ देती है तो यहाँ पर जनरल वाला जो अभ्यर्थी है या ओबीसी वाला जो अभ्यर्थी है या एससी वाला जो अभ्यर्थी है या पीएच कैटेगरी का जो अभ्यर्थी है, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, देख मेरे पास ऐसी वीडियो है, तो उन वीडियो को यदि आप अभ्यर्थी जो हमारे पास भेजते हैं चैनल के पास, उन्हें आप यदि देखोगे तो हमारी टीम के मेंबर भी सोचते हैं कि ये अभ्यर्थी इस तरह की मानसिक प्रताड़ना में जी रहे हैं। मतलब बहुत बड़ी बात है कि अभ्यर्थी इस तरह की वीडियो बना रहा है रो रोकर और सरकार बात को समझ नहीं रही है, ये बहुत ही बुरी बात है। तो यहाँ सब अभ्यर्थी मिलकर 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए
एक हो जाए और 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए यहाँ पर विचार विमर्श करें, बजाय अपने अपने अलग अलग राग जो आप अलाप रहे हैं, सरकार इनको बिल्कुल नहीं मानने वाली है और ये हमको पता भी है। माननीय न्यायालय कुछ कर सकती है और जब तक इन बातों को बहुत देर हो चुकी होगी, सरकार नई भर्ती निकालेगी, बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें लग जाएंगे, फिर अभ्यर्थी बट जाएंगे और जब अभ्यर्थी बटेंगे तो वो जोश उस टीम में नहीं रहेगा जो आज है। हो सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग होते ही सरकार एक नई भर्ती निकाले और उसमें आधे से ज्यादा अभ्यर्थियों का ध्यान, हालांकि उसमें होगा कुछ भी नहीं, सरकार भर्ती निकालेगी, इलेक्शन के पेपर भी पहले ले लेगी, हो सकता है उसका रिजल्ट इलेक्शन की बात है और इलेक्शन कैंपेन के टाइप में आप इस भर्ती को आप समझ सकते हैं। हाँ, इंपोर्टेंट ये है कि सरकार ने भर्ती निकाली, लेकिन इंपोर्टेंट ये है क्या वो इलेक्शन से पहले पूर्ण हो पाएगी। लेकिन कुछ पूरा हो या ना हो, लेकिन जो 22,000 सीटें हैं, यदि सरकार उनको जोड़े तो इसकी काउंसलिंग करके अभ्यर्थियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन या सर्व शिक्षा अभियान चलाने वाली हमारी सरकार, यदि उत्तर प्रदेश की शिक्षक जो हमारे पूरे भारत का शिक्षा अनुपात है उसके हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग वहां पर नीचे से कुछ काउंटिंग में आती है। इसके अलावा यदि बात करी जाए शिक्षक और छात्र अनुपात की, तो वो जो होना चाहिए वो होना चाहिए 30:1। अब 30:1 का मतलब 30:1, 30 छात्रों को एक अभ्यर्थी पढ़ाए, क्या अनुपात वैलिड है? प्रदेश में 2,40,000 पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं और यहाँ अभ्यर्थी हाथ में तख्ती लेकर और अपना न्याय कह रहे हैं कि सर हमने परीक्षा पास करी है, हमको भर्ती करिए। मान्य कोर्ट का न्याय आदेश है और उसको सरकार पूरा नहीं कर रही। अभ्यर्थी आरक्षण को लेकर बार बार कोर्ट की शरण में जा रहे हैं। तो ऐसी सरकार जिसको स्वयं उन्हीं अभ्यर्थियों ने चुना है जो हाथ में तख्ती लेकर खड़े हैं और अपनी बारी अपना न्याय आने का इंतजार कर रहे हैं, तो क्या सरकार को नहीं सुनना चाहिए उनके बारे में? अब यहाँ पर समय है मेरा उन अभ्यर्थियों से भी कहना है कि जो भी अभ्यर्थी हमारे इस चीज से जुड़े हुए हैं वो सब अभ्यर्थी साथ में आए और 69,000 शिक्षक भर्ती में सब एक होकर एक साथ लड़े, बजाय एमआरसी और 22,000 सीटों का मुद्दा अलग ना करके जितनी भी भर्ती है 22,000 पद बचे हैं वो प्लस जो भी एमआरसी वाले कैंडिडेट है जिनको न्याय नहीं मिला है वो सब एक होकर इसमें और वैकेंसी जुड़वाने का कार्य करें, बजाय ये कहने के कि आपने गलत किया। यदि आप किसी को गलत ठहराएंगे तो अपनी गलती नहीं मानेगा, वो आपकी बात का खंडन कर देगा। आप ये कहिए कि हमें उतने पद और जुड़वाने हैं जितने पद यहाँ पर आपने हमें देने चाहिए थे। आप अपना हक मांगिए बजाय किसी को अपोज करने के, क्योंकि आप अपोजिशन नहीं है, सरकार को आपने चुना है, सरकार आपके द्वारा बनाई गई है और तो आप अपना हक मांगिए। ठीक है, यदि आपको मेरी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।